नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग हर एक परीक्षा में जहाँ साइंस पूछी जाती है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और टॉपिक को पढ़ने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना योगदान दिया था। तो सबसे पहले इसी क्रम में डोबरनेर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था, जो कि हमने पढ़ा था। इन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट को एक साथ एक ग्रुप में रखा था और बताया था कि अगर हम बगल वाले दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे और उसका औसत करेंगे तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। ये इन्होंने बताया था, लेकिन ये कुछ ही एलिमेंट्स में काम किया, बाकी एलिमेंट्स में काम नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया। इन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से सजाया और कहा कि प्रत्येक 8वां तत्व अपने से पहले नंबर वाले तत्व से समानता रखेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। आपको पता ही है कि कुछ ही तत्वों तक इनका जो सिद्धांत है काम किया, आगे फेल कर गया। उसके बाद मेंडलीफ आए। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी। तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि आवर्त और वर्ग बनाए, जो कि आगे चलकर हेनरी मोसले ने भी फॉलो किया। इसीलिए आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोसले को कहा जाता है। मेंडलीफ ने गलती क्या की, इन्होंने यह गलती कर दी कि जो तत्व है ना, एलिमेंट है, इनको परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया था, जो कि गलत है। हेनरी मोसले ने क्या किया, जो एलिमेंट्स है ना, उनको उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोसले को कहा जाता है। तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में अत्यंत व्यापक, तार्किक एवं सरलीकृत है। यानी कि जो हेनरी मोसले की आवर्त सारणी है, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल और सिंप्लीफाइड है, जिसमें 118 तत्व वर्गीकृत हैं। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व शामिल किए गए हैं, तो 118 तत्व शामिल किए गए हैं। इसीलिए इसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं, तो हेनरी मोसले हैं। और मोसले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। मोसले ने क्या देखा कि बाकी के वैज्ञानिक क्या गलती कर रहे हैं। बाकी के वैज्ञानिक ये गलती कर रहे हैं कि वो तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से सजा रहे हैं। मोसले ने क्या कहा कि मैं परमाणु के भार के हिसाब से नहीं सजाऊंगा, बल्कि मैं उनको उनके रोल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर यानी कि उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाऊंगा। जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा पहले नंबर पर आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा वो दूसरे नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई। तो इनका एक कथन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कथन है कि किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि जो भी तत्व है ना, उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो आपसे यही पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये हेनरी मोसले का कथन है। इसी प्रकार मैंने आपको सेम टू सेम एक और कथन बताया था, जो कि मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ का कथन क्या था कि किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आ जाए कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन, तो वो कथन मेंडलीफ का हो जाएगा। लेकिन अगर आ जाए कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, तो ये किसका कथन है, तो ये हेनरी मोसले का कथन है। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके
एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में उन्हें सजाया। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या का जिक्र हो रहा है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो परमाणु संख्या, जिसे परमाणु क्रमांक भी कहते हैं और इंग्लिश में से एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो इसके खोजकर्ता कौन हैं? तो परमाणु संख्या के खोजकर्ता, जैसे मैंने आपको बताया कि हेनरी मोसले हैं। तो परमाणु संख्या होती क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, वही परमाणु संख्या कहलाती है। अगर न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन हैं तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है और इसे Z से दर्शाया जाता है। और किसी उदासीन परमाणु में, यानी कि न्यूट्रल एटम में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो परमाणु है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहा जाता, बल्कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है ना, उसी को परमाणु संख्या कहा जाता है। तो परमाणु संख्या के बाद है परमाणु भार। तो परमाणु भार क्या होता है, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का जो योग होगा, उसी को परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं, तो बताइए एटॉमिक मास कितना होगा? तो 15 होगा। मैंने बताया ना कि दोनों को जोड़ दो तो उनकी कुल संख्या का योग ही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या, क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या ही होती है। तो परमाणु संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दी जाए तो वो भी परमाणु द्रव्यमान ही कहलाएगी। और इसके साथ ही आप ये भी समझ लीजिए, वैसे तो पहले मैंने आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान ये सब बताया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिस पाथ पर ये चक्कर लगाते हैं उसे शेल या ऑर्बिट कहते हैं, हिंदी में कक्षा कहते हैं। तो हर एक कक्षा में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनका एक फॉर्मूला है कि 2n² के अनुसार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कक्षा में भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो पहली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2n²। तो n मतलब कि नंबर, यानी कि पहली कक्षा। तो पहली कक्षा को 2 से स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ गया। तो इस प्रकार पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी 7 क्षैतिज पंक्तियों तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित है। 7 क्षैतिज पंक्तियां यानी कि हॉरिजॉन्टल रो। आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रो हैं कितनी हैं? तो 7 हैं, और इन्हें आवर्त इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है। और जो वर्टिकल कॉलम है ना, इसे वर्ग इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रो को आवर्त या पीरियड कहा जाता है, और जो वर्टिकल कॉलम है इसे वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। तो इस प्रकार जो हेनरी मोसले ने आवर्त सारणी बनाई है, इसमें कुल कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो आप देख रहे हैं कि 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने हैं?
तो टोटल 18 वर्ग हैं, यानी कि 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेनरी मोसले की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं, तो 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो जो आप ये नीचे 2 रो देख रहे हैं ना, जो आप देख रहे हैं ये तो अलग है, इसको काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसको क्या किया गया है कि आवर्त सारणी के बीच में से ही निकाला गया है। तो आप देख रहे हैं 57 नंबर का जो एलिमेंट है ये कौन सा है? लेंथेनॉइड। और इसके आगे आप देखेंगे तो 57 के बाद सीधा 72 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 57 के बाद का जो एलिमेंट है उन्हें अलग कर दिया गया है, उनकी अलग सीरीज बना दी गई है। अलग सीरीज क्यों बनाई गई है? क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, बहुत ही खतरनाक तत्व हैं, तो इनको क्या किया गया है? तो बाहर रख दिया गया है। तो ये 6ठे नंबर के आवर्त के ही एलिमेंट हैं, ये अलग से नहीं हैं। और जो 7वां नंबर है उसमें भी आप देखेंगे जो 89 नंबर का एलिमेंट है, एक्टिनॉइड कहते हैं, उसके बाद सीधा 104 आ रहा है। 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट हैं उन्हें भी नीचे रखा गया है। तो इसे एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। ऊपर वाले को लेंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है, क्योंकि लेंथेनॉइड एलिमेंट के बाद के ही ये एलिमेंट हैं, इसीलिए से लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। और जो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स के बाद की सीरीज है उसे एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। और इन दोनों ही सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं? तो एक सीरीज में 14 एलिमेंट, तो दोनों को मिलाकर 28 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये दोनों अलग आवर्त नहीं हैं, बल्कि 6ठे नंबर का और 7वें नंबर का जो आवर्त है उसी में से इन्हें बाहर निकाला गया है। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं और बहुत ही खतरनाक तत्व हैं और इनके रासायनिक गुण ऊपर के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे, इसीलिए इन्हें अलग कर दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये आवर्त सारणी बनाई गई है ये बीच में खाली क्यों छोड़ी गई है। जैसे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये पहला एलिमेंट है आवर्त सारणी का। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हीलियम है उसको सबसे आखिर में रखा गया है। इसके साथ ही क्यों नहीं रखा गया? सबसे आखिर में क्यों रखा गया? उसके बाद तीसरा एलिमेंट है लिथियम, चौथा है बेरिलियम, ये तो ठीक है, लेकिन 5वें एलिमेंट को 13वें ग्रुप में क्यों रखा गया? इसके साथ में क्यों नहीं रखा गया? तो ऐसा इसलिए किया गया, इसका कारण यह है कि एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं, यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, सबके जो गुण हैं वो समान हैं। तो उनके गुणों के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्हें सजाया गया है, इसीलिए तो टाइम लगा है। तो जो भी पहले ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे ना, उनके रासायनिक गुण समान होंगे, जो दूसरे ग्रुप में आएंगे उनके रासायनिक गुण समान होंगे। इसी तरह 18 ग्रुप हैं, तो 18 ग्रुप में जो अपने अपने ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनके रासायनिक गुण मैच करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे हाइड्रोजन इधर है तो हीलियम 18वें ग्रुप में है, उसे दूसरे ग्रुप में भी तो रख सकते थे, तो 18वें ग्रुप में क्यों रखा? क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 18वें ग्रुप से मैच करती है, इसीलिए उसे 18वें ग्रुप में रखा गया है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं इन्हें किस तरह सजाया गया है? तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु की बाहरतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। यही कारण है कि एक वर्ग के सभी तत्वों के जो मुख्य गुण हैं वो समान हैं, क्योंकि उनका जो सबसे बाहरतम कक्षा है, सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो सेम ग्रुप में आप जो तत्व देखेंगे उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तो इसीलिए जो उनके मुख्य गुण हैं वो भी समान होते हैं। तो आगे चलते हैं। तो आगे ये पूछा जाता है कि बताइए पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और आसान है, हो सकता है आपको याद ही हो। तो देखिए 7 आवर्त हैं, तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं, चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं, 6ठे आवर्त में 32 तत्व हैं और 7वें आवर्त में अभी तो 32 तत्व हैं, पर इसे अपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि आगे चलकर भी नए एलिमेंट्स की खोज हो सकती है, इसीलिए अभी ये अपूर्ण है। पर अभी इसमें 32 तत्व हैं। तो देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको भी आप अभी 32 मानकर चलिए। तो इसी प्रकार आपको याद करना है 2, उसके बाद क्या होगा 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2,
8 8, 18 18, 32 32। तो कोई आपसे पूछे कि चौथे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो कितने तत्व हैं, तो 18 तत्व हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आगे अब हम चलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसे 7 आवर्त और 18 वर्ग में बांटा गया है, और इसी के साथ जो आवर्त सारणी है ना, इसे 4 ब्लॉक में भी बांटा गया है। तो कौन कौन से 4 ब्लॉक हैं, तो ये 4 ब्लॉक हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहाँ से बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक। तो आप देख रहे हैं जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है इसे एस ब्लॉक कहा जाता है। याद रखिएगा पहले 2 ग्रुप इन्हें एस ब्लॉक कहा जाता है, और हीलियम को भी एस ब्लॉक में शामिल किया गया है। तो हीलियम को एस ब्लॉक में शामिल क्यों किया गया है, तो जब आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसका सब शेल बनता है वो एस बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है ये मैंने आपको क्वांटम संख्या वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर जितनी भी वीडियो मैंने केमिस्ट्री पर डाली हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। तो जो हीलियम है ना, इसे भी एस ब्लॉक में शामिल किया जाता है। आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि पहले 2 ग्रुप को एस ब्लॉक कहा जाता है। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक जो ये मिडल वाला ग्रुप है ना, इसे डी ब्लॉक कहा जाता है। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक जो ये ब्लॉक है इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। और जो नीचे वाली 2 रो है जो कि लेंथिनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है, इसे एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, तो आपसे प्रश्न ये बनेगा कि बताइए 3 से लेकर 12 ग्रुप को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो ये डी ब्लॉक में रखा गया है। पहले 2 ग्रुप को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो इसे एस ब्लॉक में रखा गया है। लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो एफ ब्लॉक में रखा गया है। 13 से लेकर 18 वर्ग को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो पी ब्लॉक में रखा गया है। तो आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो एक एक करके इन ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है एस ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। तो हमने क्वांटम संख्या वाली वीडियो में ये निकालना सीखा था कि कैसे सब शेल निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। और इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी कि पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप के सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है, और इसी के साथ हीलियम को भी शामिल किया गया है। और एस ब्लॉक के सभी तत्व आमतौर पर धातुएं होती हैं यानी कि मेटल्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं, और इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 13 से लेकर 18 तक सभी तत्वों को सिर्फ हीलियम को छोड़कर, क्योंकि जो हीलियम है ये किस ब्लॉक में आती है, तो एस ब्लॉक में आती है। तो 13 से लेकर 18 तक का जो ग्रुप है ये पी ब्लॉक में आता है। और पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होता है, उपधातु क्या होती है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं उसे उपधातु कहा जाता है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ाऊंगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाई जाती हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि ये इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड तीनों पाए जाते हैं। तो पी ब्लॉक के बाद है डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के अंतर्गत सम्मिलित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा ग्रुप आता है, तो 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के सभी तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है।
और डी ब्लॉक में जो सभी तत्व हैं ये धातुएं हैं, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये सारे मेटल्स हैं। इसके बाद है एफ ब्लॉक के तत्व। तो आवर्त सारणी में सबसे नीचे स्थित 2 पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है और ये सभी पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश किया रहता है, इसीलिए से एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और इसमें एफ ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो 28 एलिमेंट्स इसमें आते हैं, 28 तत्व इसमें आते हैं। तो इसमें अत्यधिक रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इन्हें डी ब्लॉक से काटकर बनाया गया है। हमने पीछे पढ़ा ना कि डी ब्लॉक से ही इन्हें निकाला गया है। तो इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी को कहते हैं लैंथिनॉइड, इसमें 58 से लेकर 71 तक के तत्व आते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 58 के बाद सीधा 72 आ जाएगा। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ हैं? तो उन्हें नीचे लिखा गया है 58 से लेकर 71 तक, इन्हें लैंथिनॉइड कहते हैं। और जो 7वां आवर्त है, 7वां पीरियड है, उसमें आप देखेंगे कि जो एक्टिनॉइड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है 89 है, उसके बाद सीधा 104 आ जा रहा है। तो बीच के जो एलिमेंट्स हैं 90 से लेकर 103 तक वो नीचे लिखे गए हैं। तो इन्हें एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। इसमें 90 से लेकर 103 क्रमांक तक वाले तत्व आते हैं। तो ये हो गया एफ ब्लॉक। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो कुछ ग्रुप हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो पहला ग्रुप है, पहला वर्ग है, इसे क्या कहा जाता है? तो इस ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताइए आवर्त सारणी में क्षारीय धातु वाला कौन सा वर्ग है? तो जो पहला ग्रुप है ना, इनके तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरा ग्रुप भी याद रखिएगा, इस ग्रुप के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। पहले ग्रुप को एल्कलाई मेटल्स, दूसरे ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। उसके बाद 11वां ग्रुप याद रखिएगा, 11वें ग्रुप के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, कॉइन मेटल वाला वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कॉपर आता है, सोना आता है, चांदी आती है, तो इसे सिक्का धातु वाला वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 17th ग्रुप। तो 17th ग्रुप को हैलोजेंस ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप में आने वाले जो भी तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में हैलोजेंस ग्रुप कौन सा है? तो 17th ग्रुप को, 17वें ग्रुप को हैलोजेंस ग्रुप कहा जाता है। और उसके बाद जो सबसे आखिरी ग्रुप है, 18वां ग्रुप है, ये नॉन रिएक्टिव ग्रुप है। जैसे जो 17वां ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जो 18वां ग्रुप है ना, ये सबसे नॉन रिएक्टिव ग्रुप है। तो इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो अलग अलग नाम भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे इसी को अक्रिय वर्ग कहते हैं, इनर्ट ग्रुप कहते हैं, और इसी को शून्य वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है तो इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप कहा जाता है, और इसी को निष्क्रिय वर्ग कहा जाता है, यानी कि नॉन रिएक्टिव ग्रुप कहा जाता है। तो तीनों ही नाम याद रखेगा। तो इन 5 ग्रुप के जो ये अन्य नाम हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो लोहा है यानी कि Fe26 है, ये कौन से आवर्त में आता है और कौन से वर्ग में आता है? तो रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम में तो यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए लोहा किस वर्ग में आता है या किस आवर्त में आता है, चांदी किस वर्ग में या आवर्त में आती है। तो इसके लिए आपको जो वो एलिमेंट है पहले तो उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार एटॉमिक नंबर दिया होता है और कई बार परमाणु संख्या नहीं दी होती। तो 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, पारा है, इसके एटॉमिक नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं इनकी परमाणु संख्या, और कुछ वो एलिमेंट्स
जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ ही एलिमेंट्स होंगे जो कि आप देखेंगे बार बार रिपीट हुए हैं, उनके एटॉमिक नंबर याद कर लेना। कई बार तो एग्जाम में एटॉमिक नंबर दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता। अगर दिया होगा तो बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल लेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो आपको 1 से लेकर 30 तक और कुछ इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। तो इसे पता कैसे करेंगे कि कोई एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है और कौन से ग्रुप में आता है? तो इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको क्वांटम नंबर वाली वीडियो में सिखाया था, लेकिन वो तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप आसानी से इसे निकाल पाएंगे। तो वैसे तो ये कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप इसे समझेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि जो 7 आवर्त हैं इनमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो पहले आवर्त में 2, फिर 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो ये नंबर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। कौन सा? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो आप देखेंगे जो पहला ग्रुप है ना, पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। तो इनके एटॉमिक नंबर आपको याद कैसे होंगे? तो बहुत ही आसान है। तो जो पहला एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा ना, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन का 1 है। तो उसके बाद क्या करना है कि जो ये नंबर है ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। तो एक में आप 2 जोड़ेंगे तो अगले एलिमेंट का यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। 3 के बाद अगला नंबर क्या है? 8। तो 3 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 के बाद भी अगला नंबर 8 है, तो 8 जोड़ दो 19 आएगा। 19 के बाद 18 जोड़ दो तो 37 आएगा। 37 के बाद भी 18 जोड़ दो तो 55 आएगा। 55 के बाद 32 जोड़ दो तो कितना आएगा? तो 87 आएगा। तो इस तरह क्या होगा, आपको जो पहला ग्रुप है ना इसके एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे। तो ये एटॉमिक नंबर हम पता क्यों कर रहे हैं? तो इसकी हेल्प से क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लोहा कौन से पीरियड में आता है या कौन से वर्ग में आता है, तो आपको कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये नंबर वहाँ पर लिख लेने हैं, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। इससे आप निकाल पाएंगे। तो ये नंबर आपको कैसे याद आएगा? तो ये नंबर आपको इससे याद रहेगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके हर आवर्त में कितने एलिमेंट हैं। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, बस इन्हीं नंबरों को आपको जोड़ना है। एक में आप जोड़ेंगे 2, 3 आ जाएगा। 3, 8, 11 आ जाएगा। 11, 8, 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 18 जोड़ेंगे 55, 55 में 32 जोड़ेंगे 87। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहले ग्रुप का नंबर और 18वें ग्रुप का नंबर आपको पता होना चाहिए। तो 18वें ग्रुप का नंबर अगर आपको पहले ग्रुप का नंबर पता है ना, तो 18वां तो बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये नंबर निकला कैसे है। तो देखिए, जो 18वां ग्रुप है उसका सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो 2 के बाद हमने देखा कि जो ये नंबर है उसमें क्या है? 8। तो 2 में जोड़ेंगे 8 तो कितना बन जाएगा? 10। तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। 10 के बाद जोड़ेंगे 8, 18 आ जाएगा। 18 के बाद 18 जोड़ना है 36 आ जाएगा। 36 में 18 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। 54 में 32 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा। तो पहले और आखिरी ग्रुप के अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल गए ना, अब इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका ग्रुप और पीरियड आप आसानी से बता देंगे। रेलवे में यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, और अक्सर आप इन्हें छोड़ देते होंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है और बहुत ही टाइम लग जाता है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और इन दोनों ग्रुप के जो नंबर हैं सीधा लिख देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि चुटकियों में आप उस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड पता कर पाएंगे। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में और परमाणु संख्या भी साथ में दी हुई थी, तो काम और आसान हो गया। तो पूछा गया था लोहा यानी कि Fe जिसकी परमाणु संख्या है 26, यह तत्व कौन से आवर्त और वर्ग में आता है? तो आवर्त कैसे पता करेंगे? तो जो हमने ये नंबर निकाले हैं अब इन्हीं से हम आवर्त और वर्ग पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? तो जो पहले ग्रुप के एटॉमिक नंबर हैं 1 से लेकर 7 आवर्त तक के
इसमें नंबर हैं जो जैसे क्या है 26, तो बताइए 26 किस में आएगा? तो 26 19 से लेकर 36 के बीच में आएगा। तो 26 19 से लेकर 36 के बीच में आएगा ना। पीरियोडिक टेबल आप समझिए, मैंने क्या किया है, पहले ग्रुप के एटॉमिक नंबर और आखिरी ग्रुप के एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। तो 19 से लेकर 26 के बीच में ही तो कहीं 36 आएगा ना। तो जो 19 नंबर का एलिमेंट है ये कौन से आवर्त में आता है? तो 1, 2, 3 और 4, तो चौथे आवर्त में आता है। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लोहा आ रहा है ना, तो चौथे आवर्त में ही आ रहा है। तो आवर्त कौन सा हो गया? 4। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कौन सी परमाणु संख्या है, सीधे ही उसको पहले ग्रुप के जो एटॉमिक नंबर हैं उनमें देखना है कि किसके बीच में आता है। जैसे 19 के बाद क्या है 37, तो यहाँ पर 37 से लेकर 54 तक के एलिमेंट आएंगे। 37 से पहले क्या है 19, तो 19 से लेकर 36 तक जो भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो चौथा आवर्त हो गया। अब वर्ग कैसे निकालना है कि कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट आएगा? तो वर्ग आपको ऐसे निकालना है, तो जो भी आवर्त होगा ना, तो कौन से आवर्त में ये लोहा है? तो हमने देखा कि चौथे आवर्त में है। तो चौथे आवर्त में है, ये हमने जो पहले ग्रुप के एटॉमिक नंबर है यहाँ से पता लगाया। और जो वर्ग है, ये जो आखिरी ग्रुप का एटॉमिक नंबर है ना, यहाँ से हम वर्ग पता लगाएंगे। तो वर्ग पता कैसे लगेगा? तो जिस भी आवर्त में वो एलिमेंट आ रहा होगा ना, उससे जो पिछला नंबर होगा हमें वो देखना है। कैसे? तो देखिए, जैसे जो लोहा है हमने देखा ये कौन से आवर्त में आ रहा है? तो 4th आवर्त में आ रहा है, यानी कि 19 से लेकर 36 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये 4th आवर्त में आ रहे हैं। तो इससे हमें एक नंबर पीछे जाना है। तो 36 से एक नंबर पीछे कितना है? 18। बस हमें यही ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है, जो भी वो एलिमेंट का परमाणु संख्या होगी उसमें से 18 घटा दो, तो कितना आ गया? तो 8 आ गया। तो बस 8वें वर्ग में ये एलिमेंट आएगा। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो लोहा कहाँ पर है? तो आप देखेंगे यह है लोहा। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो चौथा आवर्त और 8वां वर्ग यहाँ पर आपको लोहा मिलेगा। तो देखिए ये 8वां वर्ग है और ये चौथा आवर्त है, तो यही है ना लोहा। तो इस प्रकार हम कोई भी एलिमेंट है ना, उसका आवर्त और वर्ग आसानी से पता कर लेंगे। जैसे इसके बाद देखते हैं चांदी, यानी कि एजी तत्व कौन से आवर्त और वर्ग में आता है? तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? 47। तो सबसे पहले ग्रुप के एटॉमिक नंबर में देखना है कि 47 कहाँ पर लाई कर रहा है। तो 37 में करेगा? नहीं, 37 से बड़ा है। तो 55 में करेगा? नहीं, 55 से नंबर ये छोटा है, क्योंकि जो 55 है इसमें 55 से लेकर 86 नंबर तक के एलिमेंट्स आएंगे। तो उससे पीछे जाओ, 37 में लाई करेगा? हाँ, 37 से लेकर 54 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये इसी में आएंगे। तो 37 से लेकर 54 के बीच में ही तो 47 आएगा। तो कौन सा आवर्त होगा? तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5वां आवर्त होगा। तो अब हम वर्ग देखेंगे। तो मैंने आपको बताया अगर 5वां आवर्त है तो 5 से एक नंबर ऊपर देखेंगे। तो 5वां आवर्त कहाँ पर आ रहा था? 37 से लेकर 54 के बीच में आ रहा है। तो 54 से एक नंबर ऊपर कितना है? 36 है। तो बस 47 में से 36 घटा दो, कितना हो गया? 11 हो गया। तो 11वां वर्ग होगा। अब पीरियोडिक टेबल में देखो 11वां वर्ग और 5वें आवर्त में आपको चांदी देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर है ना 11वां वर्ग और 5वां आवर्त, यहाँ पर चांदी है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ लेता है कि बताइए जो चांदी है किस ब्लॉक में है? आवर्त भी हो गया, वर्ग भी हो गया। कई बार आपसे ब्लॉक पूछ लिया जाता है। तो ब्लॉक के लिए आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया ना कि पहले 2 वर्ग के एलिमेंट एस ब्लॉक में आएंगे, 3 से लेकर 12 वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में आएंगे, 13 से लेकर 18 वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक में आएंगे। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, चांदी ये कौन से वर्ग में है? तो 11वें वर्ग में है। तो 3 से लेकर 12 तक जो वर्ग है ये किस ब्लॉक में आता है? तो डी ब्लॉक में आता है। तो बस आपको वर्ग निकाल लेना है। वर्ग निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ब्लॉक में आता है। तो जो ये मैंने आपको ट्रिक बताई, तो देखिए हर एक ट्रिक की अपनी एक एक्सेप्शन होती है, यानी कि उसका अपवाद होता है। कोई भी ट्रिक हर चीज़ में पूरी तरह से फिट नहीं बैठ पाती, इसीलिए जो उसके अपवाद हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। तो अपवाद क्या है? अपवाद कुछ नहीं है। तो ये अपवाद बन क्यों रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो एलिमेंट सजाए गए हैं ना, इनके बीच में कुछ जगह भी छोड़ी गई है। जैसे आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है 12 नंबर पर है और 13 नंबर पर जो एल्यूमिनियम आ रहा है, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है और एल्यूमिनियम 13वें ग्रुप में आ रहा है। बीच में 10 ग्रुप खाली छोड़े गए हैं।
तो अगर आप एल्यूमिनियम का वर्ग निकालेंगे तो ये गलत निकल जाएगा, क्योंकि जो ट्रिक तभी काम करेगी अगर जो सारे बॉक्स हैं वो पूरी तरह से फिल हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरह से भरे गए हैं। जैसे हमने चांदी का निकाला तो आप देखेंगे कि 37 से लेकर 54 तक लगातार सारे एलिमेंट्स भरे गए हैं, बीच में कोई भी जगह खाली नहीं है। इसलिए चांदी का जो पीरियड है और ग्रुप है आसानी से निकल आया। और हमने साथ में लोहे का भी निकाला था, तो आप देख रहे हैं जो लोहा है ये 8वें ग्रुप में है, और जिस ये आवर्त में है, चौथे आवर्त में है, तो चौथे आवर्त में 19 से लेकर 36 तक एलिमेंट्स आते हैं और लगातार ये सभी तत्व भरे गए हैं। तो दिक्कत कब आएगी? तो दिक्कत तब आएगी जब बीच में जगह खाली छोड़ी हो। तो इसका भी समाधान है, आवर्त निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उसका जो वर्ग है, वर्ग यानी कि ग्रुप निकालने में दिक्कत होती है आपको, लेकिन अब आप समझ लेंगे तो ये भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आवर्त के जो 2 एलिमेंट हैं ये तो आपको सीधा ही याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है और जो हीलियम है ये 18वें यानी कि आखिरी ग्रुप में है। तो पहला ग्रुप तो ऐसे ही निकल गया। पहले आवर्त के लिए आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये पहले ग्रुप में है और पहले आवर्त में है, और जो हीलियम है ये भी पहले आवर्त में है और 18वें ग्रुप में है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो पहला आवर्त तो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा और तीसरा आवर्त। यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि दूसरा और जो तीसरा आवर्त है इनमें बीच में आप जगह देखेंगे तो ये खाली है। तो कितने एलिमेंट्स तक ये खाली है? तो 3 से लेकर 12 ग्रुप तक आप काउंट करेंगे तो 10 ग्रुप बनते हैं। 3 को अगर आप 1 मानोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 3 से लेकर 12 तक 10 ग्रुप बनते हैं जो कि खाली हैं। तो जब भी आप वर्ग निकालेंगे, अगर वो दूसरे आवर्त या तीसरे आवर्त का होगा, तो जब भी आप वर्ग निकालेंगे तो उसमें 10 जोड़ देंगे। 10 क्यों जोड़ना है? क्योंकि बीच में 10 जगह खाली है। जैसे आपको एल्यूमिनियम का वर्ग निकालने को कहा जाए तो एल्यूमिनियम आप देखेंगे कि तीसरे आवर्त में आता है। तो जैसे ही तीसरा आवर्त आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि दूसरा और तीसरे आवर्त में 10 जोड़ना है। 10 जोड़ना क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम को वैसे तो तीसरे ग्रुप में आना चाहिए, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है, तो एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में आना चाहिए ना। लेकिन एल्यूमिनियम है कहाँ पर? एल्यूमिनियम 13वें ग्रुप में रखा गया है। तो इसीलिए आपको जब भी दूसरा या तीसरा ग्रुप हो और उसका ग्रुप निकालना हो यानी वर्ग निकालना हो, तो आप उसमें 10 जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे अभी मैं आपको इसे निकालना सिखाऊंगा। तो 3 तक आवर्त हो गए, उसके बाद जो चौथा आवर्त है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम ट्रिक लगा रहे हैं वैसे ही लगेगी। जो 5वां आवर्त है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वही ट्रिक लगेगी। अब बचा छठा और 7वां आवर्त, तो बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी या नहीं? तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप देखेंगे कि 57 के बाद सीधा क्या आ रहा है? 72। बीच में जो सीरीज़ है उसे नीचे लिखा गया ना, लेंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज। तो इसे क्या किया गया है? यहाँ से निकाल कर अलग रखा गया है। तो 57 के बाद सीधा 72 आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें नीचे लिखा गया है। तो यहाँ पर 14 एलिमेंट्स नीचे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी छठा और 7वां ग्रुप हो तो उसमें 14 घटा देना है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर हम भूल जाएं कि 14 घटाना है नहीं, तो देखिए अब भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी छठे और 7वें आवर्त का आप वर्ग निकालेंगे ना तो वो 18 से भी ऊपर चला जाएगा। 18 टोटल वर्ग हैं और उसका जो वर्ग निकालेंगे वो 18 से भी ऊपर चला जाएगा। तो आपको याद आएगा यार इसमें तो कुछ घटाना है। तो यही जो 14 एलिमेंट्स हैं जो नीचे लिखे गए हैं इन्हीं को घटाना है। तो देखिए दोनों के एक एक सवाल देखते हैं। पहले हम एल्यूमिनियम देखते हैं। तो पूछा गया है कि एल्यूमिनियम बताइए कौन से आवर्त में आता है, कौन से वर्ग में आता है। तो आवर्त निकालना तो आसान है। तो जो नंबर मैंने आपको बताए हैं कि पहले ग्रुप के जो नंबर हैं और आखिरी ग्रुप के जो नंबर हैं वो आपको लिख लेने हैं, वो तो लिखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो पीरियोडिक टेबल सामने है, वहाँ पर पीरियोडिक टेबल सामने नहीं होगा। तो आपको पहला ग्रुप और जो आखिरी ग्रुप है इसके एटॉमिक नंबर आपको जैसे मैंने बताए हैं वैसे लिख लेने हैं। तो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, हम यहीं से देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम इसकी परमाणु संख्या है 13। तो आप देखेंगे कि 13 कहाँ पर आ रहा है? तो 13 11 और 18 के बीच में आ रहा है। तो कौन सा आवर्त होगा? तो 1 2 और 3 यानी कि तीसरा आवर्त होगा। और जैसे ही तीसरा आवर्त आया आपके दिमाग में आना चाहिए कि दूसरा और तीसरे आवर्त में जो भी वर्ग निकालना है ना उसमें हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग कैसे निकलेगा? तो वर्ग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था
कि जिस आवर्त में वो एलिमेंट होगा उसके एक नंबर ऊपर देखना है। तो तीसरे आवर्त में है, यानी कि 11 से लेकर 18 के बीच में है, तो 18 से ऊपर कौन सा नंबर है? 10। तो आपको क्या करना है, इस एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? 13। 13 में से 10 घटा दो तो बचा 3। तो अगर ये तीसरे आवर्त का एलिमेंट ना होता तो यहाँ पर हम निकाल देते, ये सही होता। लेकिन ये तीसरे आवर्त का एलिमेंट है, तो हमें क्या करना है? 3 में 10 जोड़ देना है। 10 जोड़ क्यों देना है? क्योंकि ये तीसरे वर्ग में नहीं बैठा, 10 जगह छोड़कर बैठा है। तो 3 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा? तो 13 आएगा। तो जो एल्यूमिनियम है ये आप देखेंगे कि 13वें वर्ग में है और तीसरे आवर्त में है। अब हम इसी तरह जो पारा है इसका आवर्त और वर्ग निकालते हैं। तो जो पारा है यानी कि Hg है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, 80 होता है। पारे का एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। तो अब देखिए ये कौन से आवर्त में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 80 किसके बीच में आता है। तो 55 से लेकर 86 के बीच में आएगा। तो 55 कौन से नंबर पर आ रहा है? तो छठे नंबर पर आ रहा है। तो ये छठे आवर्त में आएगा। अब हम इसका वर्ग निकालेंगे। तो 55 से लेकर 86 के बीच में आ रहा है, तो इससे एक नंबर ऊपर कौन है? 54। तो पारे का एटॉमिक नंबर है 80। 80 में से 54 घटाओगे तो 26 आएगा। तो बताइए 26 वर्ग है यहाँ पर? नहीं है। तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार इसमें तो कुछ घटाना है। तो कितना घटाना है? तो 14 घटाना है, क्योंकि जो 14 एलिमेंट्स हैं उनके नंबर यहाँ पर जोड़े गए हैं लेकिन वो नीचे लिखे गए हैं। तो 14 घटा दो 26 में से, तो कितना बचा? तो 12। तो जो पारा है ये 12वें वर्ग में होगा और कौन से आवर्त में होगा? और छठे आवर्त में होगा। तो आशा करता हूँ अब आप किसी भी तत्व का उसका आवर्त, उसका वर्ग और वो कौन से ब्लॉक में है ये निकाल लेंगे। तो आगे अब हम कुछ आवर्ती गुण देख लेते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले है परमाणु का आकार, आयतन या त्रिज्या, यानी कि एटम का साइज, वॉल्यूम और रेडियस। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तो बताइए परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा? तो जो पीरियोडिक टेबल है अगर हम ऊपर वाले एलिमेंट से, जैसे मान लीजिए जो पहला ग्रुप है सबसे ऊपर कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम है। तो ऊपर से हम हाइड्रोजन से नीचे की ओर आएँ तो बताइए परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा। अब आप कहेंगे नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है घटेगा। अगर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा तो नीचे से ऊपर जाने पर तो घटेगा ना। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो बढ़ता क्यों है? तो जैसे जो पहला ग्रुप है इसी में देखिए पहले हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद लिथियम आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 3 है। तो जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसके 2 शेल बनेंगे, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 2 शेल बन गए। अब एटम का साइज बढ़ा ना, उसके बाद जो अगला एलिमेंट है सोडियम, उसमें आप देखेंगे कि 3 शेल हैं, एटम का साइज और बढ़ गया। इसीलिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार, आयतन या त्रिज्या बढ़ती है। और अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएं, यानी कि लेफ्ट से राइट ओर जाएं, तो परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या कम होगी। जैसे आप देख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन ये एक ही आवर्त के एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर परमाणु का आकार कम होगा, ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, कम होगा, या पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे घटेगा? इस प्रकार ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और बाएं से दाईं ओर कम होता है। उसके बाद है आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनन विभव क्या होता है? तो किसी उदासीन परमाणु यानी कि किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो जो भी न्यूट्रल एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा लगती है उसी को आयनन विभव कहा जाता है। तो परीक्षा में
प्रश्न क्या बनता है कि बताइए आवर्त सारणी में ऊपर से अगर नीचे की ओर आए तो आयनन विभव बढ़ेगा या घटेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव कम होगा और आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर आयनन विभव बढ़ेगा। और ठीक यही चीज हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? तो किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर खर्च की गई ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे आयनन विभव कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो खर्च की गई ऊर्जा है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो इसमें भी आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, जैसे आयनन विभव कम होगा उसी तरह इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होगी। और आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर बढ़ने पर जैसे आयनन विभव बढ़ेगा उसी तरह इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी। अब बस दो बचे हैं, एक है विद्युत धनात्मकता, एक है विद्युत ऋणात्मकता। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विद्युत धनात्मकता क्या होता है? तो जो तत्व आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना, उसी को विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, बाएं से दाईं ओर जाने पर विद्युत धनात्मकता कम होती है। और जो विद्युत ऋणात्मकता है ये क्या होती है? तो जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है वे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। तो ये विद्युत धनात्मकता का उल्टा होता है। जाहिर सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है वो ऊपर से नीचे आने पर पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, इसी तरह याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसमें क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि कमी। तो ऊपर से नीचे आने पर यह कम होगा। जब आपको ये पता चल गया कि ऊपर से नीचे आने पर यह कम होगा तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? ये बढ़ेगा। बस आपको ऐसे ही याद रखना है। पॉजिटिव में क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, नेगेटिव में क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर कम होगा। तो आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। और आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो तत्व हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या है? तो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो ग्रुप की कितनी संख्या है? तो 18 वर्ग हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? तो कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किसका कथन है? तो ये हेनरी मोसले का कथन है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व किस ब्लॉक में आते हैं? तो ये डी ब्लॉक में आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस समूह में है? तो अक्रिय गैस यानी कि नॉन रिएक्टिव गैस आवर्त सारणी के किस समूह में आती है? तो जो 18वां समूह है यानी कि 18वां ग्रुप है उसे अक्रिय ग्रुप कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो अल्कलाई मेटल्स को किस ग्रुप में रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पहले समूह में ही क्षारीय धातुओं को रखा गया है। अगला प्रश्न है कि क्षारीय धातु और क्षारकीय मृदा धातु किससे संबंध रखते हैं? तो ये पहला और दूसरा ग्रुप है। तो पहला और दूसरा ग्रुप किस ब्लॉक में आता है? तो पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक में आता है। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व है? तो सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 5वां आवर्त है तो 2, 8, 8, 18, 18। तो 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डैश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर डैश क्या होता है? तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार घटता है, परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा बढ़ जाती है, परमाणु का आकार और आयनीकरण ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है? तो बताइए, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होगा? तो ये क्या है? ऋणात्मकता यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा? कमी होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी घटती है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।